हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग का परिचय, कि वर्ग की परिभाषा क्या होती है, उनकी जो भुजाएं होती हैं उनके बीच क्या संबंध होता है, इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, जो ये परिभाषा है, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर, यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसकी जो सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो। जो प्रत्येक अंतःकोण है, यानी कि जो ये प्रत्येक अंतःकोण है, ये अंतःकोण जो अंदर बन रहा है उसको अंतःकोण कहा जाता है। ये प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो उस आकृति को हम वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग। यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है। जो ये वर्ग होता है इसमें भुजाओं की संख्या 4 होती है, जैसे कि ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ये आपका ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी है और ये ए डी है। कोणों की संख्या 4 होती है, और जो इसमें मुख्य रूप जो कोण होते हैं, अब जो ये विकर्ण है इससे जो बने कोण वो नहीं, केवल वर्ग का कोण जो वर्ग होता है उसमें मुख्य रूप से जो कोण होते हैं वो 4 होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। ये कोण ए है, कोण बी है, कोण सी और कोण ये डी है। शीर्षों की संख्या 4 होती है। जो इसमें शीर्ष होते हैं कोना, शीर्ष को हम लोग कोना कहते हैं, उनकी संख्या 4 होती है। ए बी सी डी। ये शीर्ष ए है, शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी, शीर्ष डी। ये 4 का इसमें शीर्ष होते हैं। विकर्णों की संख्या 2 होती है। जो विकर्ण होते हैं इसमें 2 होते हैं, ए सी और बी डी। ए सी और ये है बी डी, ये दोनों क्या है? विकर्ण है। विकर्ण जहाँ आपस में प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ 4 कोण का कोण बनता है। यानी कि जहाँ पर ये जो विकर्ण है आपस में यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि दोनों आपस में काट रहे हैं, तो यहाँ पर 4 कोण बनेंगे। एक ये वाला कोण हो गया और एक ये वाला और एक ये बनेगा और एक कोण यहाँ पर, ये 4 कोण यहाँ पर बनते हैं। विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु, विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर सभी बने कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। जहाँ पर उनके जो ये विकर्ण है, जहाँ पर जो ये विकर्ण है प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी कोण बनेगा, जो 4 कोण बनेंगे तो प्रत्येक 90 डिग्री होता है। ये प्रत्येक कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि सभी कोण क्या होते हैं आपस में, मतलब कि 90 डिग्री बराबर होते हैं। प्रत्येक जो विकर्ण होता है, विकर्ण के प्रत्येक शीर्ष कोण को 2 समान भाग में बांटते हैं। यानी जो विकर्ण के प्रत्येक शीर्ष कोण 2 समान भाग में बढ़ते हैं, अर्थात समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी कोण हैं ये शीर्ष हैं, शीर्ष के ये जो कोण जो ये विकर्ण है, यहाँ के जो कोण है इसको 2 भागों में बांट रहा है, समान 2 भागों में बढ़ता है। यहाँ पर जैसे मानते कि ये 90 हो गया, ये हो गया 45, ये हो गया 45। यहाँ पर भी ये 90 है तो ये 45, ये 45, ऐसे ही सबको बांटते हैं, यानी कि समान 2 भागों में बांटते हैं, अर्थात समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसको शेयर कीजिएगा। उसका पूरा परिचय किस तरह से होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आयत किसे कहते हैं, यानी कि आयत की परिभाषा। आयत की परिभाषा, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम आयत कहते हैं। यानी कि भुजाएं 4 होती है, यानी कि जो आयत होता है उसमें भुजाएं 4 होती है, वह एक चतुर्भुज होता है। अर्थात जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, जो ये वाला आमने सामने की जो भुजा है, इसके सामने ये है और इस भुजा के सामने ये वाला है, क्योंकि आमने सामने की भुजा दोनों बराबर होगी। आमने सामने की भुजा बराबर होती है,
और प्रत्येक कोण का मान, जो 4 कोण बन रहा है इसमें ABCD, इसमें प्रत्येक अंतः कोण, इसमें अंदर बन रहा है इसलिए का इसको अंतः कोण कहेंगे। प्रत्येक अंतः कोण का मान 90 डिग्री होता है, तब इसको हम आयत कह सकते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक अंतः कोण का मान 90 डिग्री हो, इसे हम लोग आयत कहेंगे। दोस्तों आयत में भुजाओं की संख्या 4 होती है। जो भुजाएं होती कितनी होती है? 4 होती है। जैसे AB, BC, CD, AD, यानी कि एक भुजा AB हो गया, एक BC, एक CD और एक AD, यानी कि जो आयत होता है उसमें 4 भुजाएं होती है। कोणों की संख्या 4 होती है, यानी कोण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, यानी कि कोण A और ये कोण B है, कोण C है और कोण ये D है। शीर्षों की संख्या 4 होती है। इसमें शीर्ष यानी कि कोना, शीर्ष को हम लोग कहते हैं कोना, कोना को हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो शीर्षों की संख्या भी क्या होती है? 4 होती है। ABCD, ये A शीर्ष है, ये B शीर्ष है, ये C है और ये D है। कुल मिलाकर 4 शीर्ष बनेंगे। विकर्णों की संख्या 2 होती है और इसमें जो विकर्ण होता है वो 2 होता है। A से लेकर C तक, यानी कि इस कोने से लेकर इस कोने तक, और B से लेकर D तक, इस कोने से लेकर इस कोने तक, यानी कि AC और BD, AC और BD, ये दोनों क्या है? आपके विकर्ण है। अब देखिए दोस्तों, विकर्णों के प्रतिच्छेद से बने कोणों की संख्या 4 होती है। जहाँ पर AC ये विकर्ण है और ये BD ये विकर्ण है, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आपस में का इन दोनों काट रहे हैं। यहाँ पर 4 कोणों का निर्माण हो रहा है। एक ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण, और एक यहाँ पर है, और ये एक ये है। इन चारों का नाम इस प्रकार है। A मानते हैं कि हम इसको कर दिए O, AOB, AOB ये पहला कोण है, और BOC, BOC एक यहाँ पर कोण है, और COD एक यहाँ पर COD, AOD एक यहाँ पर कोण है, AOD, यानी कि ये 4 कोण होते हैं। विकर्णों के प्रतिच्छेद से बने कोणों की संख्या 4 होती है, जो इस प्रकार है। इसमें जो विकर्ण है, ये वाला ये विकर्ण है, यहाँ पर कभी भी जो आयत होता है उसमें 90 डिग्री कोण नहीं बनता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि इसमें 90 डिग्री बनता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं बनता है। ये लंबाई और चौड़ाई के अनुसार यहाँ पर कोण बनते हैं। जितना ये लंबा, जो ये लंबाई है जितनी अधिक होती है, इसको हम लोग L कहते हैं, L लंबाई। जो बड़ी होती है उसको हम लोग लंबाई कहते हैं, और जो छोटी होती है उसको चौड़ाई, यानी कि L से लंबाई होता है और B से चौड़ाई होता है। तो जितनी लंबाई अधिक होती है, इसके सामने का कोण उतना ही बड़ा होता है। जितनी चौड़ाई अधिक होती है, उसके सामने का कोण उतना ही बड़ा होता है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई ये दोनों को इसको जो ये वाला है डिपेंड करता है। यानी कि जो ये लंबाई है इसका मान जितना अधिक का होगा, ये जितनी इसकी लंबाई बढ़ेगी उतना इसका जो कोण होता है लंबाई के सामने का कोण बड़ा होता है। जितना चौड़ाई बढ़ेगा तो उतना इसका जो मान होता है इसके सामने वाला ये कोण इसका मान बड़ा होता है। ऐसे ही इसके सामने की ये बड़ा होगा तो इसके सामने ये बड़ा होगा। इस तरह से इसके विकर्ण से जो बने होते हैं कोण, और लंबाई और चौड़ाई का अनुदिश बड़े छोटे होते रहते हैं। दोस्तों आयत में 2 तरह की भुजाएं होती है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। ऐसा आ सकता है कि आयत में जो भुजाएं होती है कितने प्रकार की होती है? तो लंबाई और चौड़ाई 2 तरह की होती है। ये दोनों लंबाई ये वाला जो आमने सामने जो भुजा है, जो दोनों क्या बराबर है, ये समांतर भी होती है। और ये क्या है? ये लंबाई है, और ये दोनों क्या आपस में बराबर है, तो ये क्या, ये दोनों समांतर हैं, तो ये क्या है? चौड़ाई है। मतलब कि 2 तरह की होती है, लंबाई और चौड़ाई के रूप में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चलिए सबसे पहले इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। फिगर कैसे तैयार करते हैं। पहले इसको ऐसे एक वर्ग बनाएंगे, जैसे आप लोग देख रहे हैं इस तरह से। फिर एक यहाँ से वर्ग बनाएंगे जो दोनों बराबर होगा।
ऐसे आप लोगों को इस तरह से एक वर्ग बनाना है और फिर यहाँ पर एक वर्ग बनाना है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। फिर इसको ऐसे मिला लेंगे, ऐसे मिला लिया जाएगा। इस तरह से मिलाने पर हमारा ये घन बनकर तैयार हो जाता है। अब हम थोड़ा इसको, जो इसकी रेखाएं हैं ये भुजाएं हैं, इसकी भुजा है, इसको हम लोग थोड़ा गड्ढा कलर कर देंगे। ऐसे पूरा ऐसे गड्ढा करते हुए इसको, ताकि देखने में थोड़ा आकर्षक लगे, ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे। चलिए करते हैं। देखिए अब देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से और भी थोड़ा सा गड्ढा बोल्ड अक्षर में हो जाए, इस तरह से बनाकर हम लोग एक अच्छा सा घन बना लेंगे। इसको अंग्रेजी में क्यू कहा जाता है। इसको हम अंग्रेजी में CUBE कहते हैं और हिंदी में इसको घन कहा जाता है। कि ये हमारा बनकर जो पूरा घन है बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसका नाम दे देंगे। मानते हैं इसका नाम हम लोग A दिए, इसको B, इसको C, इसको D, E है, F, G, H, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ इसका नाम दे देंगे, जो इसका कोना है उसका नाम दे देंगे। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि क्या इसका विस्तार पर पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या होता है। तो जो घन होती है, घन, इसकी जो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जितनी भी ये सब भुजाएं हैं आप देख रहे हैं, ये सब आपस में बराबर होंगी। सब जितनी भुजाएं हैं सब आपस में बराबर होंगी। कोई भी भुजा छोटी या बड़ी नहीं होती है, सब इसमें एक समान भुजाएं होंगी। इस तरह से हमारा घन होता है। देख रहे हैं आप कि ये हमारा घन है, इसकी सब भुजाएं बराबर होती है। दोस्तों घन में सभी भुजाएं तो बराबर होती है और इन भुजाओं को हम लोग ए नाम से सूचित करते हैं। अंग्रेजी का जो छोटा अक्षर देखिए ये वाला ए है, ये जो भुजाएं हैं उसको ए से अंकित किया जाता है। जो भुजा होती है उसको ए से अंकित करते हैं। एक घन में जो घन होता है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है? भुजाओं की संख्या, जो घन होता है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है? दूसरा सवाल होगा कि इसमें शीर्ष को हम लोग कोना भी कहते हैं। कोना की संख्या कितनी होती है? जो शीर्ष होता है उसकी संख्या कितनी होती है? जो इसका फलक है, इसमें फलक बनता है, जो फलक होता है दोस्तों उसकी संख्या कितनी होती है? फलक को यहाँ पर शीर्षों लगा देंगे। फलकों की संख्या, फलकों की संख्या कितनी होती है? यानी जो घन होता है इसमें कितनी भुजाएं मिलकर ये घन बनाती है और कितने इसमें शीर्ष होते हैं कोना जो मिलकर घन बनाते हैं, और इसमें कितने फलक होते हैं जो मिलकर इसको बनाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो भुजाओं की जो संख्या होती है दोस्तों वो 12 होती है। भुजा मतलब किनारा, जो ये किनारा है ना इसको हम लोग भुजा भी कहते हैं। तो जो भुजा होती है उसकी संख्या 12 होती है। और शीर्ष जो कोना होते हैं
इसे कोना की संख्या जो होती है 8 होती है, शीर्षों की संख्या 8 होती है। और जो फलक होते हैं, फलक उसकी संख्या होती है 6। जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं और जो कोना यानी शीर्ष होता है वो 8 होता है। और जो आपका किनारा है, किनारा कहिए या भुजा, समानते इसको किनारा भी कहते हैं, किनारा कहेंगे या भुजा कहेंगे। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। इस तरह से मिलकर हमारा एक घन बनता है। ऐसे इसको समझने के लिए इस तरह से करेंगे। मानते हैं कि आपका माचिस है और ये माचिस में, जैसे कि ये माचिस है तो ये तो घनाभ का आकार का है, तो ये मानते हैं कि जस्ट ऐसे ही ना घना भी होता है, तो इसी ऐसे ही बनता है घनाभ। तो इसी पर समझा दे रहे हैं कि जो ये माचिस है तो इस, जैसे कि इसका फिगर इससे मिलता जुलता लग रहा है, तो ये बताएगा, इसमें देखेंगे कि इसमें जो कितने मतलब कि किनारों से मिल कर बना है, जस्ट ऐसा ही है, बस थोड़ा इसका लंबाई जो चौड़ाई है वो अलग अलग है। तो देखते हैं कि ये कैसा है। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ये माचिस है तो इसमें कितने किनारे हैं? 1 2 3 और ये 4। ये 1 2 3 4 किनारा हो गया। अब यहाँ देखिए 4 5 6 7 8, यानी कि 5 6 7 8 हो गया। और फिर वैसे इधर भी 4 बनेगा, तो 9 10 11 12। इस तरह से जो ये किनारा है, ये वाला किनारा, यही सब इसका किनारा है। इसको हम लोग ऐसे गिन लेंगे कि किनारा कितना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। वैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से करके आप इसको गिन सकते हैं कितने किनारे हैं। इसमें 12 किनारे मिलेंगे। और शीर्षों की संख्या, जो शीर्ष है 8 है, ये कैसे आया? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 कोना, तो 1 2 3 4, 4 वो ऊपर है और 1 2 3 4, और 4 क्या है? नीचे है। इस तरह से आपको घन में 8 जो है किनारे 8 जो शीर्ष देखने को मिलेंगे। इसको इस पर देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4, 4 कोना इधर है और 1 2 3 4, 4 कोना इधर है, यानी कि 4 4 8 शीर्ष इसमें बनेंगे। अब फलकों की संख्या, जो फलक होता है दोस्तों, वो कैसे गिनेंगे? देखिए एक उस साइड फलक है और एक इस साइड, और ये वाला फिर इस साइड बनेगा, ऊपर और नीचे, यानी कि इसमें जो है 6 फलक बनेंगे। और 6 फलक को हम लोग इस तरह से देखेंगे माचिस पर ही। देखिए मानते हैं कि ये फलक कौन होता है? जो ये फल, यही आपका फलक है, जो ये वाला है ना, तो यही आपका फलक है। जो ये देख रहे हैं तो यही आपका फलक है। जो ये सतह है इसी को फलक कहा जाता है। देख रहे हैं ना, ये वाला, ये सब फलक है। तो ये कितना है? देखिए काउंट कर सकते हैं आप। देखिए एक ऊपर हो गया, एक नीचे, 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 और ये 5 और ये 6, यानी कि देखिए इधर ध्यान से देखिए 1 2, यानी कि ऊपर और नीचे 2 हो गया, और एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, 1 2 3 4, इस तरह से 4 हो गया, और एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि इस तरह से कैसे भी गिनेंगे तो इसमें जो 6 फलक आपको देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से इसे में हम गिन सकते हैं। देखिए एक पीछे बन रहा है वो वाला और एक आगे बन रहा है ये वाला, 2 हो गया। एक इस साइड से बन रहा है और एक इस साइड से बन रहा है, 2 4 हो गया। एक ऊपर है, एक नीचे है। इस तरह से करके हम लोग इसमें फलकों की संख्या निकाल सकते हैं। दोस्तों जो घन होता है इसमें विकर्ण भी होते हैं।
जैसे कि इस कोने से इस कोने को मिल जाएगा ये वाला, मिला देंगे ये भी काउंट बन जाएगा। इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे तो ये भी काउंट बन जाएगा। और इस कोने से लेकर इस कोने तक मिलाएंगे तो ये आपका बी काउंट बन जाएगा। ऐसे इसमें एक कोना से लेकर एक कोना का मिलाते जाइए, आपका बी काउंट बनता जाएगा। तो बी काउंट भी इसमें होते हैं। अब दोस्तों इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि जो ये घन होता है, घन को बनाने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है, जो सूत्र हैं, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र कैसा होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका भी सूत्र कैसा होता है। इस तरह से हम बारी बारी से सभी सूत्रों को एक नज़र में देखेंगे। चलिए देखते हैं सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों सूत्र क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। दोस्तों जो घन का आयतन है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। ठीक है। घन का विकर्ण यानी कि विकर्ण को हम लोग डी भी कहते हैं। जो विकर्ण होता है उसको डी भी नाम देते हैं। बराबर होता है रूट में 3a यानी कि रूट में 3 भुजा, ए को हम लोग भुजा कहते हैं। तो घन का जो विकर्ण होता है रूट में 3 भुजा होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि जो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अब क्षेत्रफल को हम लोग ए से सूचित करते हैं, बड़ा ए, एरिया, इसको हम लोग एरिया कहते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a का स्क्वायर यानी कि 6 भुजा का स्क्वायर, 6 भुजा का स्क्वायर। इससे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन की एक भुजा, अगर घन की भुजा निकालनी होती है, देखिए यहाँ पर जो ये रूट क्यूब है इसको लिखकर अंदर इसके आयतन रख देते हैं। आयतन को हम लोग भी कहते हैं, जो आयतन होता है भी कहते हैं। इसके अंदर रख लेते हैं और उसका गुरुखंड तोड़कर 3 की संख्या से का जो 3 के बदले में एक बाहर निकाल कर भुजा निकाल सकते हैं। देखिए दिखाया गया कि नोट है कि घन का जो फलक वर्गाकार होता है। अभी पीछे हम लोग वीडियो में पढ़े हैं कि जो 2 वर्ग लेकर घन के जो फलक थे उस घन को हम लोग बनाए थे। तो वहीं लिखा है घन का जो फलक होता है कैसा होता है, वर्गाकार होता है। घन के कुल पृष्ठ तलों की संख्या 6 होती है। जो घन में कुल तल यानी कि जो फलक हम लोग तल कहते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कुल किनारा 12, अभी जो पीछे पड़े हैं वही दिया है कि कुल किनारा कितना होता है, 12 होता है। शीर्षों की संख्या 8 होती है। जो शीर्ष यानी कोना, इसकी संख्या 8 होती है। विकर्णों की संख्या 4 होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे इस कोने से लेकर इस कोने तक एक ये वाला विकर्ण हो जाएगा। देखिए एक ये विकर्ण हो गया और इस कोने से लेकर इस कोने तक आपका दूसरा विकर्ण हो गया। फिर देखिए इस कोने से लेकर इस कोने तक तीसरा हो गया और इस कोने से लेकर इस कोने तक ये चौथा आपका विकर्ण हो गया। ऐसे हम लोग विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं कि जो विकर्ण होते हैं वह कैसे होते हैं। संलग्न सतह जो है 3 होते हैं। संलग्न यानी कि एक साथ लगने वाले जो मतलब कि सतह होते हैं वो 3 तरीके, एक दाएं बाएं, एक हो गया एक साइड से हो गया, एक दाएं और बाएं। देखिए उधर से और इधर से ये एक हो गया, ऐसे ऐसे 2 यानी कि ये वाला 2 बन जाएगा, ऊपर नीचे 3 यानी कि जो संलग्न जो आमने सामने जो फलक होता है सतह होती है उसे संलग्न सतह कहते हैं। और उनकी संख्या 3 होती है आमने सामने। एक बनेगा ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, एक सामने और एक पीछे। इस तरह से ना बनता है तो 3 तरफ संलग्न होते हैं। घन का आयतन, जो घन का दोस्तों आयतन है भी, इसको हम एक और फार्मूला से भी निकालते हैं। जैसे कि उसमें विकर्ण दिया रहता है, विकर्ण दिया रहेगा तो उसके लिए हम लोग D3 यानी कि D का क्यूब बटा में 3 रूट में 3, यही फार्मूला है कि D का क्यूब बटा में 3 रूट में 3। इस तरह से हम लोग
घन का आयतन निकालते हैं। कब? जब जहाँ विकर्ण दिया रहता है। घन का किनारा यानी कि भुजा निकालने का, भुजा निकालिए घन का किनारा। तो उसके लिए होता है कि डी को हम लोग विकर्ण कहते हैं। विकर्ण बटा में रूट में 3, डी बटा रूट में 3 यानी कि विकर्ण बटा में रूट में 3। यहाँ देखिए दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग कि घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर 2D स्क्वायर, यानी कि डी विकर्ण है, यानी कि 2 विकर्ण का स्क्वायर, ये आपका घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल है। उधर भी निकाल सकते हैं कि 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अगर आपका यहाँ पर विकर्ण दिया है तो विकर्ण लगाकर ऐसे भी निकाल सकते हैं। यदि 2 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए तो देखिए यहाँ पर, यदि 2 घन मिलाकर एक बड़ा सा घन बनाया जाए तो बड़ा घन का आयतन, तो वहाँ पर जो आयतन होता है क्या होता है, तो V1 जोड़ V2, यानी कि पहले का आयतन निकाल लीजिए फिर दूसरे का आयतन निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आयतन निकल जाएगा। 2 अगर घन मिल रहे हैं तो उनसे एक बड़ा सा घन बन रहा है तो दोनों का आयतन को निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। वहीं लिखा है V1 और V2, आयतन 1 और आयतन 2, यानी कि पहला का आयतन जोड़ दूसरे का आयतन। घन का किनारा, अगर उस तरह से अगर 2 घन मिलकर एक बड़ा घन बनाते हैं तो उनका किनारा का मतलब कि लंबाई निकालना है, उसको ऐसे निकालेंगे, ये क्यू रूट V1 जोड़ V2, यानी कि क्यू रूट के अंदर रहेगा आयतन पहले का जोड़ दूसरे का आयतन, दोनों को जोड़ को अंदर रख देंगे, क्यू रूट के अंदर आपका निकल जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, अब आगे चलेंगे। घनत्व डेंसिटी कहा जाता है इसको। किसी द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। किसी द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं, इसका ये परिभाषा है। यहाँ देखिए, घनत्व मतलब होता क्या है। घनत्व हम लोग डी कहते हैं, जो डी है वो आपका घनत्व है। तो घनत्व हम लोग डी कहते हैं, इससे डी से सूचित किया जाता है, छोटा डी है। इसका होता है बराबर मात्रा बटा में आयतन, मात्रा को एम, ठीक है, मास होता है, और ये आयतन है भी, वॉल्यूम VOLUM में। तो घनत्व बराबर होता है मात्रा बटा में आयतन। आयतन बराबर क्या होगा, जो आयतन है, आयतन बराबर होता है मात्रा बटा में घनत्व। वही फॉर्मूला है, इसी को न लेकर बनाया गया है। आयतन बराबर याद कर सकते हैं कि आयतन बराबर मात्रा बटा में घनत्व। यहाँ देखिए, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व, इसी को इसका सिंबल देकर लिखा गया है। ये आयतन है, ये पे घनत्व है, तो सिंबल थोड़ा छोटा बन जाता है। तो द्रव्यमान बराबर होता है कि आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। यहाँ देखिए, आप देखेंगे, उसके आगे देखते हैं। यदि x मात्रक भुजा वाले घन से y मात्रक भुजा वाले घन बनाए जाए तो, यदि x मात्रक भुजा वाले घन से y मात्रक भुजा वाले घन बनाए जाए तो घनों की संख्या, अगर दोस्तों घनों की संख्या निकालना है तो जिनसे घन बनाए जाते हैं उसको ऊपर रखेंगे उसका आयतन, और जो जिस तरह घन बनते हैं उसको हम लोग नीचे रखते हैं। ऐसे करके हम लोग इसका संख्या निकाल सकते हैं। यानी कि मानते हैं कि 5 cm किनारे वाले घन से 1 cm किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो जो 5 cm किनारा वाला जो घन होगा उसका आयतन ऊपर रख लेंगे, क्योंकि उससे बनाना है तो उसको ऊपर रखेंगे। और 1 cm वाला बन रहा है तो कितना बनेगा, जिसकी संख्या निकालना होता है उसको नीचे रख देते हैं। कि जैसे कि 5 cm घन का आयतन ऊपर रखेंगे और 1 cm जो घन का आयतन उसको नीचे रखेंगे। इस तरह से हम करके घनों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के लिए भी इसको भेज दीजिएगा। इसका अगला भाग जो होगा उसके बारे में फिर अगले हम एक और टॉपिक पे चलेंगे, जिसके बारे में हम सूत्र जानेंगे। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं,
हम भगवान से यही उम्मीद करेंगे कि उन्हें हमेशा सच्चाई की राह पर ले चले और जो सफलता है उनके कदमों चूमे और वे हर कार्य में सफल। अब हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के बारे में कि घनाभ क्या होता है, उसकी कितनी भुजाएं होती है, कितने फलक होता है और कितने शीर्ष होते हैं। इसके पहले हम लोग चित्र बनाएंगे इस तरह से। जैसे आपका ये चित्र बन रहा है, एक हम लोग आयत बनाएंगे। आयत को यहाँ पर बना दिए, एक आयत बन गया। फिर इसके बीच से यहाँ से लेते हुए एक आयत बनाएंगे जस्ट इसके बराबर ही, और जो इसके सभी शीर्ष हैं ऐसे मिला देंगे। इसको इससे मिला देंगे। इस तरह हमारा एक घनाभ बनकर तैयार हो गया। ये क्या बना है, आपका घनाभ बना है। इसको जो ये लाइन है इसका थोड़ा सा गड्ढा कर लेंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, बोल्ड लगे, समझ आए कैसे बना है। इस तरह से करके आप एक घनाभ बना सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। ऐसे मैंने क्या किया, एक घनाभ को बनाया। ऐसे आपका घनाभ बनकर तैयार हो गया। अब इसका नाम ले लेंगे, नाम ऐसे डाल देंगे। इसको थोड़ा अलग कर डालते हैं। A B C D E F G H, ये आपका इस सभी शीर्षों के नाम है। सभी शीर्षों का आपका नाम हुए। अब दोस्तों इसके बारे में हम ये देखेंगे कि घनाभ में कितने किनारे होते हैं। जो घनाभ दोस्तों है इसमें कितने किनारे होते हैं, पहला प्रश्न है। तो जो घनाभ होता है उसमें 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं, 12। और फलकों की संख्या, जो फलक होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं। दोस्तों जो फलक होते हैं वो आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। और शीर्षों की संख्या, शीर्ष मतलब होता है कोना, कोना शीर्षों की संख्या। जो शीर्ष होते हैं इसमें वो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। शीर्षों की संख्या 8 होते हैं। दोस्तों ये जो घनाभ है इसमें 3 तरह की बीमाएं होती है, मतलब कि भुजाएं होती है। एक लंबाई होती है, एक लंबाई, इसको हम लोग एल कहते हैं। और एक चौड़ाई होती है, इसको हम लोग बी से दर्शाते हैं। और एक ऊंचाई होती है, इसको हम लोग एच से दर्शाते हैं। एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। लंबाई को एल से दर्शाते हैं, एल इसका सिंबल है। और चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं, बी इसका सिंबल है। और जो ऊंचाई है उसको हम लोग एच से दिखाते हैं, एच का इसका सिंबल है। इस तरह से एक घनाभ में बीमाएं होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में। इस तरह से आप देख सकते हैं एक बड़ा सा ये घनाभ बना है, घनाभ। और इसमें ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। इसमें लगभग दोस्तों
4 लंबाइयाँ हो जाएंगी, 1 2 3 4। वैसे ही 4 ऊंचाइयाँ भी होती है, एक यहाँ पर ऊंचाई है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जो चौड़ाई होती है वो भी आपका 4 होती है। देखिए एक यहाँ पर, एक ये वाला 2 3 ये 4। इस तरह से इसमें 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाइयाँ होती है। इस तरह आप एक घनाभ में लंबाई और चौड़ाई पा सकते हैं। दोस्तों ये विकर्ण कितने होते हैं? देखिए विकर्ण संख्या 4 होती है, बिल्कुल घन की तरह। देखिए इसको इस कोने से इसको मिला दीजिए, ये आपका एक विकर्ण बन गया। इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए, आपका ये विकर्ण बन गया। और इस कोने को लेकर इस कोने से मिलाइए, आपका ये भी विकर्ण बन गया। और इसको लेकर यहाँ मिलाइए, यानी कि इसमें 4 जो है विकर्ण बनते हैं। एक इस कोने से इस कोने तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह से इसमें 4 विकर्ण बन जाएंगे। और किनारों की संख्या 12 होती है। जो दोस्तों जो किनारा होता है, किनारा यानी कि 1 2 3 4, ऊपर 4 है और नीचे 4 है और 4 ऐसे खड़ा है, तो यही आपका किनारा है। जो ये वाला दिख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जो एक किनारा है आपका 4 है, कि ऊपर जो है 4 किनारा है, एक 1 2 3 4। जस्ट वैसे ही इसके नीचे भी 4 किनारे बनेंगे और 4 किनारा ऐसे खड़ा रहता है। तो कुल मिलाकर इसमें 12 किनारे होते हैं। अब फलकों की संख्या, जो फलक होता है वो कितना होता है? तो जो फलक होते हैं वो भी 6 होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे और एक पीछे। इस तरह से जो फलक होते हैं सतह वो 6 होते हैं। शीर्षों की संख्या 8 होती है। शीर्ष यानी कोना 1 2 3 4, 4 ऊपर है और 4 नीचे हैं। इस तरह से जो शीर्ष होते हैं दोस्तों वो 8 होते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए हम लोग एक माचिस का डिब्बा लेते हैं, इस पर समझते हैं। देखिए फलक मतलब होता है सतह। जो ये वाला आप देख रहे हैं ये आपका फलक है। तो इसमें फलक कितने हैं? देखिए जस्ट ऐसे घना की तरह है कि नहीं, ये वाला घना की तरह है, बिल्कुल वैसा ही है। तो इसमें कितने फलक हैं? 1 2 3 और इधर ये 4। ध्यान दीजिए, एक इधर एक इधर, 2 हो गया, और 2 इस तरह से 4 हो गया, और 2 इधर से 6 हो गया। इसमें 6 फलक हैं, ठीक है। और जो किनारा है वो कैसा है? देखिए 12 किनारा करना है। इसको अगर ऐसे रख दिए 1 2 3 4, एक ये वाला 2, एक ये वाला 2 3 4, ऐसे ही आपका 4 नीचे ही बनेगा, 1 2 3 4। और 4 जो है ये खड़ा है पूरा इस तरह से बनेगा, 1 2 3 और ये 4। इसमें जो किनारा दोस्तों है 12 होता है। 4 जो है ऊपर है और 4 जो है जस्ट नीचे है, और 4 इस तरह से है। 4 4 8 और चढ़ते हैं 12। इस तरह से मिलाकर इसमें जो किनारों की संख्या है 12 हो जाएगी। और जो दोस्तों इसमें शीर्ष होता है, शीर्ष कोना, देखिए शीर्ष कैसे मालूम करेंगे? 1 2 3 4 ये कोना है, 1 2 3 4। अब चलेंगे उस साइड, 5 6 7 8, यानी कि जो शीर्षों की संख्या है वो क्या है? 4 है। 1 2 3 4, 4 इधर है और 1 2 3 4, 4 इधर है। इस तरह से मिलकर जो शीर्षों की संख्या होती है कोना, उसकी संख्या आपको 8 मिल जाएगी। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि जो घन होता है, जो घनाभ होता है उसका जो फॉर्मूला कैसा होता है, आयतन निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई निकालने का, उसका विकर्ण निकालने का, इन सब के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो घन का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है, ये आपका घनाभ है। जैसे आपको फिगर पर दिखाए थे वही फिगर इसमें दिया है
कि जो घनाभ होता है उसको CUBOID क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है। घनाभ का आयतन भी को हम लोग आयतन से जानते हैं। जो आयतन होता है उसका सिंबल होता है भी। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि LBH। घनाभ का आयतन होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई LBH। इस तरह से इसका हम लोग आयतन निकालते हैं। आपका लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, आप आसानी से इस सूत्र को लगाकर इसका आयतन निकाल सकते हैं। अब घनाभ की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? घनाभ की लंबाई बराबर आयतन बटा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन को भी कहते हैं, चौड़ाई को भी कहते हैं, ऊंचाई को h कहते हैं। घनाभ की लंबाई बराबर होता है, लंबाई निकालना है तो आयतन बट्टा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बट्टा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ की चौड़ाई निकालना है। अगर आपको घनाभ की चौड़ाई निकालना है तो आयतन बट्टा में लंबाई गुणे ऊंचाई होता है। आयतन को भी, लंबाई को L, ऊंचाई को h कहते हैं। घनाभ की चौड़ाई निकालना है तो आयतन बट्टा में लंबाई गुणे ऊंचाई होता है। घनाभ की ऊंचाई निकालना है। अगर आपको घनाभ की ऊंचाई निकालना हो तो आयतन बट्टा में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयतन बट्टा में लंबाई गुणे चौड़ाई। आयतन को भी, लंबाई को L, चौड़ाई को B कहते हैं। इस तरह से तीनों फार्मूला को मिलाकर जो ये तीनों फार्मूला आपका है, इनसे हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई निकाल सकते हैं और ऊंचाई निकाल सकते हैं, यदि आपको आयतन दिया रहे तब। आगे देखते हैं दोस्तों कि अगला जो फार्मूला आपका है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम लोग A कहते हैं। ऐसा होता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, बराबर 2 कोष्ठ के अंदर रहेगा लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले लंबाई में चौड़ाई से गुणा करेंगे, जोड़ चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई में ऊंचाई से गुणा करेंगे, जोड़ लंबाई गुणे ऊंचाई। लंबाई में ऊंचाई से गुणा करेंगे यानी कि 2 कोष्ठ के अंदर रहेगा लंबाई गुणे चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुणे ऊंचाई जोड़ लंबाई गुणे ऊंचाई। इसको हम लोग छोटा रूप में ऐसे लिखते हैं कि 2 × LB + BH + LH। 2 × कोष्ठ इंटू 2 × LB + BH + LH। इस फार्मूले से हम लोग इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। इससे इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे देखिए, घन के संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल। जैसे घन के संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल x, y तथा z हो तो x, y तथा z हो तो x, y, z बराबर v² यानी कि x, y, z अगर तीनों गुणा करेंगे तो आयतन का स्क्वायर हो जाता है। v यानी कि आयतन का स्क्वायर हो जाएगा। घनाभ के संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल x, y, z हो, अगर x, y, z के रूप में दिया रहता है तो तीनों का गुणा करेंगे तो आयतन का स्क्वायर हो जाता है। आगे देखिए, घनाभ का विकर्ण। अगर दोस्तों इसका विकर्ण निकालना है, विकर्ण को हम लोग d कहते हैं। d से जो छोटा d है, इससे हम लोग मतलब कि विकर्ण का सिंबल देते हैं। तो घनाभ का विकर्ण, जो घनाभ है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट के अंदर L के स्क्वायर जोड़ यानी कि लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर। यानी कि रूट के अंदर हम लोग लंबाई का स्क्वायर कर लेंगे, जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर कर लेंगे, जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर कर लेंगे। इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको छोटा रूप में ऐसे लिखेंगे, बराबर रूट के अंदर L² + B² + H का स्क्वायर। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि रूट के अंदर, देखिए घनाभ का विकर्ण निकालना है, रूट के अंदर रहेगा L² + B² + H के स्क्वायर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया है, यह देखिए पहले हम इसके बारे में बताए हैं कि L बराबर लंबाई, यानी कि लंबाई को हम लोग L कहते हैं। L से मतलब सूचित करते हैं, चौड़ाई को B से,
विकर्ण को डी से, ऊंचाई को एस से। वहीं लिखा जो पश्चिम है ना, वही सब इसमें लिखा है। नोट देखिए, घनाभ के फलक आयताकार होते हैं। दोस्तों हम पहले बताए थे कि दो बराबर जो आयत हैं उसको लेकर हम घनाभ बना सकते हैं। तो जो घनाभ होता है दो बराबर आयतों को मिलाकर बनता है, यानी कि जो घनाभ के फलक होते हैं कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। और घनाभ में 6 सतह होती है। पहले बताएं इसके बारे में कि जो घनाभ में सतहों की संख्या जो होती है 6 होती है। सतह को हम लोग फलक कहते हैं। जो सतह होता है उसको ही क्या फलक कहा जाता है। 12 किनारे तथा 8 शीर्ष, शीर्ष यानी कोना, शीर्ष को हम लोग कोना कहते हैं। तो उसमें 12 किनारे और 8 जो होते हैं शीर्ष होते हैं। इस तरह से जो घनाभ होता है, घनाभ का पूरा जो विवरण है आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है उसको ज़रूर दबाएं। और घंटी बजेगी तो हम ये समझते हैं कि जो हमारे देखने वाले हैं हमको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे भी और इस तरह के वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं और भगवान से उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है भगवान उनको हर सफलता प्राप्त करे जो वो चाहते हैं। जय हिंद। अब हम लोग पढ़ेंगे शंकु के बारे में कि शंकु का चित्र कैसा होता है और इसका आयतन और क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं। उसको हम किस विधि से निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन जो फार्मूला उसमें लगाया जाता है। सबसे पहले हम लोग शंकु का चित्र बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर एक शंकु है, जो इस तरह से हम शंकु का चित्र बनाएंगे। शंकु का चित्र ऐसे बना लिया जाएगा जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं कैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ऐसे करके एक शंकु का चित्र बना लिया जाएगा। दोस्तों इसमें जो होता है ए, यहाँ देखिए यहाँ से मानते हैं कि बी लिए, यहाँ पर सी, और जो एक केंद्र है वो है। जो शंकु होता है उसका जो आधार होता है वृत्ताकार होता है। आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। और यहाँ पर ये सेंटर है, केंद्र है। और जो इसकी दूरी है ये वाला, जो ये वाला दूरी है केंद्र से लेकर परिधि तक, ये वाला, इसको हम लोग आर बोलेंगे। जो ये दूरी है आर, यानी कि त्रिज्या, ये आपकी त्रिज्या हो गई। और जो ये वाला है इसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। ऊंचाई यानी कि एच, ऊंचाई को एच कहते हैं, सिंबल इसका है एच, हाइट। और त्रिज्या है इसको हम लोग आर कहते हैं, रेडियस, RADI। और ये आपका ऊंचाई है एच, यानी कि GST, हाइट। इस तरह से शंकु कुछ भाग होते हैं। यहाँ देखिए जो ये वाला भाग है इसको हम लोग एल कहते हैं, यानी त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई बोलिए, इसको हम लोग एल कहते हैं, त्रियक ऊंचाई है। इसको एक और अन्य नाम है तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई, इसको हम लोग तिरछी ऊंचाई का भी नाम देते हैं। जो ये वाला जो भुजा है देखिए यहाँ पर, ये जो लंबाई है AC, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और इसको तिरछी ऊंचाई भी कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों जो शंकु होता है उसमें कुछ भाग होते हैं। भागों का नाम पढ़ लिए हैं कि जो कौन कौन से भाग हैं। दोस्तों यहाँ देखिए कि जो ये शंकु होता है इसका आधार जो होता है बिल्कुल वृत्त के समान होता है। पहले बताएं अभी आधार कैसा होता है, वृत्त जैसा होता है।
सवाल में आपको जो ये भी दे सकता है कि आधार की परिमिति, आधार का क्षेत्रफल, तो समझ जाइएगा कि वो वृत्त का ही क्षेत्रफल है, वृत्त का ही परिमिति है। इस तरह से आप लेकर सवाल को बना सकते हैं। सवाल में ऐसे भी लिखता है सब। तो ये पूरा मिलाकर आपको एक शंकु का परिचय हुआ कि शंकु कैसा होता है। अब दोस्तों इसमें एल होता है और ये ऊंचाई होती है, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई है, ये ऊंचाई है और त्रिज्या है। इन सभी को हम कुछ सूत्र की सहायता से निकालते हैं। एल का भी अलग से होता है सूत्र, जिसको हम आसानी से उस सूत्र से एल का मान निकाल सकते हैं। ऊंचाई भी निकालते हैं, त्रिज्या भी निकालते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर एल निकालना होता है तो हम लोग रूट के अंदर आर की स्क्वायर और एच के स्क्वायर रखते हैं, और एल निकालना है तो रूट के अंदर आर की स्क्वायर जोड़ एच के स्क्वायर रखते हैं। जस्ट वैसे ही अगर आपको आर निकालना है तो आर निकालते हैं, उसमें हम एल के स्क्वायर घटाव एच का स्क्वायर कर लेते हैं। एल के स्क्वायर में से घटाएंगे एच का स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपका आर का मान निकल जाएगा। वैसे ही अगर एच का मान निकालना है तो रूट के अंदर ही एल के स्क्वायर में से आर का स्क्वायर जब घटाएंगे तो क्या निकलेगा, आपको निकल जाएगा एच का मान। इसमें एच का मान निकालना है तो रूट के अंदर एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर करेंगे, एच का मान निकलेगा। आर का मान निकालना है तो रूट के अंदर एल के स्क्वायर माइनस एच के स्क्वायर करना पड़ेगा, और एल निकालना है तो रूट के अंदर आर स्क्वायर जोड़ एच का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये तीनों फार्मूला से हम एल, आर और एच का मान आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों जो ये फार्मूला है किस तरह से बना है, एल का मान निकालने के लिए ऐसा है फार्मूला की यूज हुआ, और आर निकालने के लिए इस तरह कैसे फार्मूला बना, और एच निकालने के लिए कैसे फार्मूला बना। चलिए फिगर समझते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों कि ये वाला जो ऊंचाई है, पूरा ऊंचाई, और जो ये त्रिज्या है, ये और ये तिर्यक ऊंचाई, ये तीनों मिलाकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये तीनों मिलाकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये आपका कर्ण हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण के बीच क्या संबंध होता है। जैसे कि मानते हैं कि ये आपका लंब है, और ये आपका कर्ण था, और ये आधार, और इसकी ये समकोण त्रिभुज है। ऐसे ही आपका फिगर था उसमें, उसको अलग से लिख लेते हैं समझने के लिए। तो ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका लंब हो गया, और ये आधार हो गया। अब जानते हैं कि अगर लंब निकालना होता है तो कर्ण के स्क्वायर में से, रूट के अंदर में कर्ण के स्क्वायर में से हम आधार का स्क्वायर घटाते हैं, और आधार निकालना होता है तो रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर घटाव लंब का स्क्वायर करते हैं। वैसे ही अगर कर्ण निकालना होता है तो रूट के अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसी जो ये समकोण त्रिभुज है, इसी का मतलब कि सहायता लेकर इसी के आधार पर हम लंब कर्ण आधार, इसी के आधार पर हम जो ये फार्मूला है पूरा ये वाला इसको बनाया गया है। जस्ट ऐसा ही होता है, ठीक है। ये कोई अलग नहीं है, लंब, कर्ण और आधार से मिलकर ये बना है। आप ये समझ सकते हैं कि जो एल है, आर है, किस तरह से ये निकाल रहे हैं हम लोग। तो यही है कि ये समकोण त्रिभुज है, और उससे हम लोग कर्ण, लंब, आधार मानकर उसमें एल, आर और एच का मान निकाले हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि जो शंकु होता है, आखिर जो उसका आयतन है वो कैसे निकलता है, और जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलता है। तो दो तरह के इसमें क्षेत्रफल पाए जाते हैं, दो तरह के क्षेत्रफल पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखें कि ये आपका एक शंकु है, शंकु ऐसे हम बना लेंगे, ऐसे कर लीजिए, आपका शंकु बनकर तैयार हो जाएगा।
इस तरह से जो ये वाला BC है पूरा व्यास है तो ये आपका R हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका वक्र पृष्ठ होता है वो केवल ऊपर वाले भाग को ही, जो ये वक्र पृष्ठ है नीचे वाला जो भाग है उसको नहीं, बल्कि बस ऊपर वाला भाग का ही निकलता है, उसी को वक्र पृष्ठ कहा जाता है। अगर जब संपूर्ण पृष्ठ कहेगा कि संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, तो संपूर्ण मतलब समझ जाइएगा कि ऊपर भी निकालना है और जो नीचे वाला सतह है, वृत्ताकार सतह है, उसको भी निकालना पड़ता है। तो देखिए इस तो जो फार्मूला है कैसे बनता है इसमें का, मानते हैं कि जो शंकु होता है उसका वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ आपका हो जाएगा πr l। ये आपका होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है πr l। अगर निकालना है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो वो फार्मूला कैसे आता है। तो मानते हैं कि जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला, उसको तो हम लोग ले लेंगे πr l, और जो नीचे वाला भाग है, क्योंकि ऊपर जो भाग होता है वो वक्र पृष्ठ हो गया, उसको πr l ले लेंगे, और जो नीचे वाला भाग है वो वृत्त के समान है, तो हम लोग वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको जोड़ लेंगे। इसी से आपको दोनों को मिलाकर फार्मूला बन जाएगा। देखिए पाई कॉमन होता है और दोनों में r है, r कॉमन कर लिए और यहाँ पर l बच गया या यहाँ पे वो r बच गया। इस तरह से ये फार्मूला जो होता है आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और जो ये वाला होता है ये आपका है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है πr l है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हम जो पूरा फार्मूला है शंकु से उसको यहाँ पर लेकर और कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। जो पूरा फार्मूला होता है अब उसको समझेंगे कि इसके जो शंकु होता है उसमें कितने फार्मूले होते हैं और कौन कौन से फार्मूले होते हैं। ये तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसको ऐसे समझाए कि इससे कि कौन वक्र पृष्ठ है और कौन इसमें संपूर्ण पृष्ठ है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जितना फार्मूला होता है उसको बारी बारी से यहाँ पर पढ़ना चालू करेंगे कि किस तरह से कौन फार्मूला होता है। चलिए देखते हैं। लंब वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो लंब वृत्तीय शंकु है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो पहले बताए हैं πr l है, जहाँ r त्रिज्या है और l क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि लंबाई है। इसमें जो r क्या है, त्रिज्या है, और l क्या है, तिर्यक लंबाई है। आगे देखिए इसमें देखते हैं। लंब वृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय जो शंकु होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो πr l प्लस r, πr l प्लस r, जो पहले अभी बताए हैं कि ये πr और l प्लस r कैसे आया है। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, तो जो इसका आयतन होता है वो कैसा होता है। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 πr स्क्वायर h, यानी कि 1/3 πr स्क्वायर h, 1/3 πr स्क्वायर h इसका शंकु का क्या है, ये आयतन का फार्मूला है। इससे आप लोग आयतन निकाल सकते हैं। इस l बराबर होता है रूट के अंदर होगा r स्क्वायर जो h का स्क्वायर, जो अभी भी का आपको पीछे बताया गया है। r क्या है, आधार की त्रिज्या है, h ऊंचाई है, और l क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, जो अब पीछे का बताए हैं वहीं दिया है। इसमें h बराबर होता है कि रूट के अंदर l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और r बराबर होता है रूट के अंदर l का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग l, h और r का मान आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, समान आधार और समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु रहने पर शंकु का आयतन बेलन के आयतन के
1/3 होता है। अगर एक बराबर कोई बेलन का आयतन जो है और शंकु का आयतन है दोनों बराबर हैं, तो उसमें यही कह रहा है ये यहाँ पर जो 5 नंबर ये कह रहा है कि समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के रहने पर, दोनों का अगर समान ऊंचाई है और आधार भी क्या है, समान है, तो बेलन और शंकु है, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। जो शंकु का आयतन है वो क्या होगा, बेलन के आयतन का 1/3 हो जाएगा। लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या m गुना करने पर आयतन m² गुना हो जाता है। अगर लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या m है, m गुना m है नहीं, m गुना बढ़ाना है, तो जो उसका आयतन दोस्तों है m², यानी कि उसके जितना स्क्वायर होगा उतना वो बढ़ जाता है, उतना गुना बढ़ जाता है। वही लिखा है कि लंबवृत्तीय शंकु की जो त्रिज्या होती है m गुना है, तो आयतन क्या होता है, m² गुना बढ़ जाता है। साथ में देखिए दोस्तों कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई n गुना करने पर आयतन n गुना हो जाता है। लंबवृत्तीय जो शंकु की ऊंचाई है, अगर ऊंचाई को हम n गुना करते हैं, आयतन जो है n² नहीं बल्कि n गुना ही बढ़ता है। देखिए यहाँ पर जो ऊंचाई है अगर n गुना है, तो आयतन जो है n गुना ही बढ़ेगा। आगे देखिए, यदि शंकु के सिरे पर अर्धगोला रखा हो, तो अगर जो शंकु होता है उसके सिरों पर, जो सिरा होता है एक नीचे वाला आधार जो होता है, वहाँ पर अर्धगोला रखा हो, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² कोष्ठ में h+r हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर है कि ये आपका शंकु है और इसके एक सिरे पर ये अर्धगोला रख दिया गया है। इसके लिए जो इसका फार्मूला है कैसा है, तो वही है कि शंकु का जो आयतन होगा अगर यहाँ पर रख दिया जाएगा तब इसका आयतन कितना हो जाएगा। ये नहीं रखा है तो आधार के आधार के जैसा है, लेकिन जब ये रख दिया जाएगा तो नीचे क्या है, अर्धगोला लग गया है, तब इसका जो आयतन का फार्मूला होगा दोनों को मिलाकर 1/3 πr² और कोष्ठ में h+r, यानी कि 1/3 πr² कोष्ठ में h+r, जहाँ h जो है कुल लंबाई है। यहाँ पर जो दोस्तों h है वो का कुल लंबाई मानी जाएगी। यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ इतना तो लेकर सब शंकु का मतलब कि ऊंचाई है, जो यहाँ से लेकर जो ये वाला है आपका शंकु का ऊंचाई है, लेकिन जो ये बेलन जितना ऊंचा है ये, तो इसको और पूरा ये ऊंचाई दोनों को मिलाकर, जो ये ऊंचाई है और ये ऊंचाई, ये दोनों को मिलाकर हम जो शंकु बना है अर्धगोले से, ये पूरा ऊंचाई हो जाता है। इसको हम लोग बड़ा h से सूचित करते हैं कि बड़ा में क्या होता है, सब पूरा शंकु और जो गोला है उन सबकी ऊंचाई को मिलाकर ये बना, इसीलिए क्या इसे बड़ा h नाम देते हैं। अगर छोटा h दे देंगे तो ये केवल शंकु का ही हो जाएगा, इसीलिए बड़ा h इसलिए दिया है कि दोनों का मिलाकर पूरा है, थोड़ा अलग रहेगा तो अच्छा रहेगा। जैसे हम लोग थोड़ा फिगर पर समझेंगे, जो फिगर बनाकर समझेंगे। मानते हैं कि ये आपका शंकु हो गया है, ये आपका शंकु है, ऐसे मान लिया कि आपका शंकु बन गया है। ये आपका L है और ये R है और ये आपका H है। इसके पहले मैं इन सब के बारे में बता चुका हूँ। चलिए, यानी कि आपका त्रियक ऊंचाई है और ये केवल ऊंचाई है और ये जो है आपका त्रिज्या है। इसके बारे में पहले आप जान चुके हैं कि कौन L का क्या होता है, H क्या होता है, R क्या होता है। अब दोस्तों इसके नीचे जानना है कि जब हम अर्धगोला लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर अर्धगोला आपका लग गया, थोड़ा टेढ़ा बन जाता है, जो यहाँ पर अर्धगोला आपका लग गया। देखिए ऐसे अगर अर्धगोला लग जाता है तो जो ये फिगर बनेगा,
तो ये पूरा फिगर का है जो एच होता है, देखिए यहाँ देखिए जो एच होता है, इसे मानते हैं कि ये तो इसका एच है पूरा यहाँ से लेकर केवल, लेकिन तो ये वाला एच जो बना है ये गोला की ऊंचाई है ना, जो अर्धगोला है उसका ऊंचाई है। तो इन दोनों को मिलाकर मानते हैं कि उसको एच देते इसको एच डैश दिए, इन दोनों को मिलाकर अगर एक बार में लिखना है पूरा जो आकृति है ये पूरा शंकु से ऊपर से लेकर नीचे का गोला तक बना है, इस पूरे ऊंचाई को हम लोग एच नाम दे देते हैं। एच इसलिए नाम देते हैं कि ये पूरा जो ये आकृति बन रहा है, जो ठोस बन रहा है, तो पूरा ठोस का जो ऊंचाई है उसके लिए हम एच देते हैं। दोस्तों कभी कभी सवाल में ऐसा देता है कि बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज है, मानते हैं कि आपका ये समकोण त्रिभुज है, इसकी जो भुजा है किस तरह से है, तो मानते हैं कि ये 5 cm है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें कहता है कि जो ये आपका ऊंचाई है और ये क्या आपका है तिर्यक ऊंचाई है और ये क्या आपका आधार की त्रिज्या है। अगर इसमें बोलेगा कि 3 cm भुजा के परिध घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है, तो अगर 3 cm भुजा के परिध, अगर शंकु 3 cm भुजा के परिध, 3 cm क्या है बीच में है, उसी पर घुमाकर जो शंकु बनाया जा रहा है, देखिए तो ऐसे बनाएंगे शंकु को, इसी को घुमाना है 3 cm भुजा पर, तो ये 3 cm है और जो ये वाला है ये पूरा का ऐसे राउंड मारेगी, ये पूरा ऐसे राउंड मार लेगी, तो ऐसा आपका आकृति एक शंकु जैसा बन जाएगा। तो इसमें जो ऊंचाई होगी वो h बराबर 3 मानी जाएगी और जो r होगा वो 4 हो जाएगा। r क्या है, r बराबर 4 माना जाएगा और ये तक तिर्यक ऊंचाई है, ये है l बराबर 5। इस तरह से अगर 3 cm भुजा के परिध कहा जाएगा तो आपका जो जिसके परिध कहा जाता है वहीं आपका h हो जाता है, जिसके परिध कहा जाएगा वहीं आपका तिर्यक वहीं आपका ऊंचाई हो जाता है। इस तरह से ना अगर आपको घुमाने वाला सवाल देगा पहचान सकते हैं। जैसे मानते हैं कि अब बोल देगा कि 4 cm जो भुजा है उसके परिध घुमाया जाता है, तो 4 cm जो भुजा बोलेगा तो यहीं रहेगा फिगर, देखिए इधर फिगर तो यहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा, अब ऐसे बन जाएगा, जो ये ऐसे आ जाएगा और ये वाला ऊपर, यानी कि 4 cm भुजा के परिध घुमाना है तो ऊंचाई क्या होगी 4 कर देंगे तो ये नीचे हो जाएगा ये वाला, और जो ये होता है ऊपर, यानी कि ये आपका h बन जाएगा। अब ये l रहेगा और नीचे जो क्या होता है आधार, यानी कि ये आपका त्रिज्या रह जाएगी। यानी कि जिसके परिध कहा जाएगा, जो इसमें सवाल में जिसके परिध कहा जाएगा वहीं आपका ऊंचाई बन जाता है। अगर मानते हैं कि 5 cm बोल देगा, 5 cm भुजा के परिध घुमाया जाएगा, तो पता है कैसा फिगर बनेगा, देखिए इस तरह से बनता है फिगर, इस तरह बन जाएगा। अब ये 5 cm है और ये 3 cm, ये है 4 cm, और जब ये दोनों घूमेंगे तो ऐसे बनेगा फिगर। इसमें 2 शंकु बन जाएंगे, जो पूरी ऊंचाई है ये 5 cm हो जाएगी, जो पूरी ऊंचाई क्या है पूरी ऊंचाई देखिए, यानी कि h का मान ये 5 cm हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका ना l बन जाएगा, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये आपका l का मान हो जाएगा, ये l। और जो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ये है ये वाला, ये अलग से फिगर बनेगा। रुकिए थोड़ा सा बना रहे हैं फिगर इसका साफ से, देखिए मानते हैं कि इसको हम लोग साफ से एक फिगर बनाएंगे पहले, तब समझ में आएगा ठीक से। यहाँ देखिए मानते हैं कि इसको परिध घुमाना है, इसको हम लोग ले लिए हैं 5 cm, ये हो गया B और C। अब यहाँ पर ऐसे करके खींच लेंगे तो ये हो गया 3 cm, ये हो गया 4 cm, और ये जो है ऐसे घूम रहा है, ये पूरा ऐसे गोल राउंड करेगा। जब गोल राउंड जब करेगा तो यानी कि जो L के परिध में घूम रहा है, इसमें हम लोग को 2 शंकु मिलेंगे। जब भी L के परिध घूमेगा तो इसमें 2 शंकु मिलेंगे। यहाँ देखिए एक ना इससे बन जाएगा शंकु और एक इससे बन जाएगा, क्योंकि बीच से ही क्या राउंड कर रहा है। तो ये इसका
ये वाला, ये 3 तो ये 3 हो गया, यानी कि अब यहाँ पर 2 शंकु बन रहे हैं। तो इसके लिए ये वाला अब एल हो जाएगा, और जो पूरा है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5, ये एच बड़ा एच, यानी कि दोनों को मिलाकर जो ऊंचाई बनेगा यही न आपका है 5 सेम के ऊपर घुमाया गया है। तो यहीं आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एच का मान हो गया। और जो नीचे वाला है 4 है, अब नीचे वाला जो शंकु है उसका एल बन जाएगा, ये भी नीचे वाला शंकु का एल बन जाएगा। इस तरह से आपका फिगर बनेगा। और जो इसमें त्रिज्या है अब वो मालूम नहीं है, तो जो त्रिज्या है उसको मालूम करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग सवाल बनाएंगे तो उसमें आपको समझाया जाएगा कि त्रिज्या है कैसे इसको बनाया जाएगा। इसमें केवल जो फार्मूला उसको बताया कि किस तरह से शंकु बनता है, जो उसमें अगर किसके पर घुमाने पर कौन एच हो जाएगा, कौन एल हो जाएगा, इसमें कौन आर बनेगा, इस तरह से। तो जो एल के पर घुमाया जाएगा तो 2 शंकु एक ऊपर और नीचे बनेंगे ज्वाइंट शंकु, और जो पूरी ऊंचाई को हम लोग एल देंगे, यानी कि यहीं एल का मान, एल ही का मान जो क्या है ये अब एच के मान में डिवाइड हो गया है। एच का कितना हो गया 5, दोनों को मिलाकर हो गया 5, और ये हो गया इसका एल नीचे वाला का, ये बन जाएगा एल नीचे वाला का, ये जो ऊपर वाला का एल बनेगा दोनों, और जो त्रिज्या बनेगी उसमें त्रिज्या का जिक्र नहीं है, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों आपका जो शंकु के बारे में जानकारी इकट्ठा हम करा देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और जो चैनल है दोस्तों उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे या जो लाइक उसको करेंगे, कमेंट्स में अवश्य बताइएगा कि कैसा मतलब कि आपको समझ में आया या नहीं आया। इसके ज़रिए हम लोग ये समझेंगे कि अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगली वीडियो भी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।